किसी भी बच्चे की अगर एक रेगुलर से जो हम ट्रेडिशनली जिस तरह से पढ़ाते आए हैं उससे अलग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम केटर करते हैं। जब सिविल सर्विसेज की कामयाबी का रिजल्ट सामने आया और अभी हम 2026 में हैं तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम में जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे और आज के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या चेंजेस दिखता है? कि ऑनलाइन कंटेंट से कोर्स हो जाएगा सारा, मैं ये नहीं मानती हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बिना डायरेक्टली किताब पढ़े टेक्स्ट बुक्स पढ़े आपका कोर्स नहीं होगा। एआई का कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है, जैसे एआई चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं। आई थिंक एज एस्पिरेंट्स आपको वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। बट इजंट दैट द होल पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम कि आप खुद से सोच के आंसर लिखो। अगर आपने किसी और को अपने सोचने का काम आउटसोर्स कर दिया तो फिर आप ये कह रहे हो कि ये जॉब्स भी आउटसोर्स हो सकते हैं। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं तो किस स्टेज को उनको लगना चाहिए कि यार या तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं निकलना, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना तो उसी ट्रैक में फंसा रह जाता है 4 साल 5 साल और फिर एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास। वेलकम टू द इंस्पायर इंडिया पॉडकास्ट। और आज का ये एक स्पेशल सेशन है हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि इस सेशन के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस कराना और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को एक मौका फराहम करना। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनकी लाइफ खुद में बहुत ही इंस्पायरिंग है और एक मुकम्मल किताब है जिसके ज़रिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी लाइफ की स्ट्रगल को लेकर के, उनके सक्सेस, उनकी कहानियाँ और उनके डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी हमारे यंग इंडियंस हैं जो भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं इरा सिंघल मैम आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे शो में। थैंक यू। तो आज का कोई फॉर्मल हमारा प्रोग्राम नहीं है, हम बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि मैम आपके बारे में यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस हैं, आपकी इंस्पायरिंग कहानियाँ सबको पता है। तो अभी हम जान रहे हैं कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। So I am currently in the Ministry of Education, handling with the Department of School Education, handling children with special needs. ओके मैम, ये चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ये क्या होता है? ये कुछ नया टर्म्स लग रहा है। So हम जिन भी बच्चों की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं in terms of the way they need to be taught, वो हम उनको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो दिस डज नॉट मीन दीज आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दीज आर जस्ट चिल्ड्रन विद एनी काइंड ऑफ स्पेशल नीड। वी डोंट लाइक टू टैग देम, वी डोंट लाइक टू से कि ये ऐसा बच्चा है या वैसा है। हम जस्ट ये करते हैं कि किसी भी बच्चे की अगर एक रेगुलर से जो हम ट्रेडिशनली जिस तरह से पढ़ाते आए हैं उससे अलग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम केटर करते हैं। तो ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैम, ज़्यादातर इनकी आबादी कहाँ पे, टियर 1, टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इनफैक्ट ये सोचना भी गलत होगा क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है इन अ वे। बट कुछ बच्चों की कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं या एक पर्टिकुलर लोकेशन से आते हैं। दिस इज स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड नॉट जस्ट इंडिया, इट इज़ ग्लोबली सेम नंबर्स में बच्चा एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या एक पर्टिकुलर एरिया में ये फोकस। जो 2014 का आपके जर्नी सिविल सर्विसेज की कामयाबी का रिजल्ट सामने आया और अभी हम 2026 में हैं तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। उस टाइम में जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे और आज के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्या चेंजेस दिखता है कि आज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूथ है जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम्स का, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से पढ़ाई तो सेम है जी। मुझे नहीं लगता कि लर्निंग हैज़ एक्चुअली चेंज्ड ओवर द इयर्स, सिर्फ आपकी एक्सेस टू कंटेंट हैज़ चेंज्ड। दूसरा चीज़ हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे ज़माने में क्या होता था ना कि आपको फिजिकल बुक खरीदने जाना पड़ता था दुकान पे। आज आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। वन थिंग विच आई थिंक मोस्ट पीपल थिंक इज़ कि ऑनलाइन कंटेंट से कोर्स हो जाएगा सारा, मैं ये नहीं मानती हूँ। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बिना डायरेक्टली किताब पढ़े
टेक्स्ट बुक्स पढ़े आपका कोर्स नहीं होगा, जी आप नहीं तैयारी कर सकते उस लेवल की। सो किताब तो अभी भी रेलेवेंट है, सिर्फ उस पर एडिशन करने के लिए आज आप बहुत इजीली कर पाते हो। जो एक ज़माने में आई थिंक 90s में लाइब्रेरीज जाके, जी कॉलेज लाइब्रेरीज, सिविल बिल्कुल। सर्विस लाइब्रेरीज में जा जाके पढ़ते थे लोग। हमारे प्रेप के टाइम में भी लोग पढ़ते थे, मैं जी। कभी नहीं गई। हम्म, बट वो चीज़ें आज शायद उतनी रेलेवेंट ना हो, क्योंकि आज आप इंटरनेट पे घर बैठ के कर सकते हो। एंड अगर आपको किताबें चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपके बिल्कुल। घर आ जाएंगी, आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे। जी, सो वो आई थिंक हैज़ बिकम ईजियर। ओके प्लस पीपल हु हैव क्लियर्ड, उनसे जो गाइडेंस मिलती है वो इजी हो गई है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यूट्यूब की वजह से, वीडियोस की हाँ, वजह से। नहीं, नॉट जस्ट कोविड, हम्म, टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जी एक्सेस हर चीज़ का बढ़ा है। जी आज आपको एनसीईआरटी की सारी किताबें भी ऑनलाइन अवेलेबल डिजिटल है, लेक्चर्स के फॉर्म में बिल्कुल मिल जाती हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, आपको पढ़नी ही बिल्कुल। पड़। तो अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव कम इन लाइक दैट। ओके बट आई थिंक फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, पढ़ाई तो अभी भी उतनी ही करनी है और खुद से करनी है। जी तो वो चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं। लर्निंग हैज़न्ट चेंज्ड, योर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ being connected with the material, of actually being able to see the bigger picture and the smaller picture at the same time, ओके। वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एआई का कुछ इम्पैक्ट तो पड़ा है, जैसे एआई, चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं। आई थिंक एज ये- एस्पिरेंट्स आपको वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, ओके बिकॉज व्हाट डज एआई डू? हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं जनरेटिव एआई। बिल्कुल व्हाट डज दैट डू? वो आपको एक आपके लिए सोच के देता है। जी हाँ, बट इजंट दैट द होल पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम, कि आप खुद से सोच के आंसर लिखो? बिल्कुल। अगर आपने किसी और को अपने सोचने का काम आउटसोर्स कर दिया, हम्म, तो फिर आप ये कह रहे हो कि ये जॉब्स भी आउटसोर्स हो सकते हैं। बिल्कुल आप एक बात समझिए, जी। अगर आपने अपनी सोच जी, पूरी आउटसोर्स कर दी ना, हम्म, फिर जो आपकी जॉब है ना वो भी आउटसोर्स हो आउटसोर्स गई। हो जाएगी, फिर आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। क्रिएटिविटी नहीं, और हमारा जॉब क्या है? डिसीजन मेकिंग डिसीजन एंड मेकिंग, खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग। अंडरस्टैंड करके प्रॉब्लम को उसका रिजल्ट देना। यस यस हम ये कह रहे हैं कि वो काम, जब आपका जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है आज के जी। डेट में, दैट इज अबाउट बीइंग एबल टू एनालाइज डिफरेंट कंटेंट, यस डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट फैक्ट्स, एंड देन जनरेट अ फुल पिक्चर, राइट? यस आप कह रहे हो कि मैं ये काम एआई से कराऊंगा, तो फिर आपकी क्या जरूरत है? बिल्कुल फिर तो आपके एग्जाम भी बेकार है, फिर तो आप उसको भी छोड़ दीजिए, वो जॉब भी एआई कर देगा। So I think AI is not necessarily required for creating your prep, मतलब for doing your prep for you, because there are, आप क्वेश्चन एंटिसिपेट थोड़ी कर पाओगे। बिल्कुल तो आपके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, एआई नहीं, मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए, बिल्कुल आपको बेसिक फैक्ट्स चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक आइडियाज चाहिए, उसका एनालिसिस आपको खुद जनरेट करना है, राइट? एंड दूसरी चीज़ क्या हो गई है ना, ओवर द इयर्स चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड नॉट मेमोराइजिंग थिंग्स। यस हम ये सोचते हैं मेमोरी की क्या ज़रूरत है, इंटरनेट से, गूगल से सब आ जाएगा। व्हाट वी फॉरगेट इज दैट गूगल आपके लिए ना एनालिसिस के टाइम पे गूगल नहीं आएगा। बिल्कुल आप कोई भी चीज़ कैसे एनालिसिस करके उसका एक वो जनरेट कर सकते हो, जब आपको मल्टीपल फैक्ट्स आपके दिमाग में हो, और तभी आप उनका कोरिलेशन बना सकते हो ना। बिल्कुल आप बिना फैक्ट्स को जाने, याद हम्म, हुए कोरिलेशन नहीं बना नहीं कर सकते। सकते। तो आप पहले क्या गूगल से फैक्ट पढ़ोगे 500 इन दैट मोमेंट, एंड देन कोरिलेशन बनाओगे। बिल्कुल प्लस कोई भी एक फैक्ट को ना बहुत टाइम लगता है आपके अंदर इंटरनलाइज होने के लिए। ओके यस इट टेक्स टाइम फॉर सम आइडिया और सम थ्योरी और सम कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड एंड एब्जॉर्ब बाय यू, ओके एंड जब वो होता है उसी के कुछ पीरियड बाद आप उसे यूज कर पाते हो, बिल्कुल राइट? मैंने अगर आज ए लिखना सीखा, जी। तो मैं कल से ही ए लिख के अपने लेटर्स नहीं साइन करने लग जाऊंगा ना। बिल्कुल इट विल टेक मी सम टाइम, ऑफ कोर्स राइट? कोई भी आप डिक्शनरी, आई रिमेम्बर जब हम एमबीए की प्रेप करते थे तो बड़े सारे वर्ड्स मगअप करते थे। आई वॉज अ रीडर, मैं बचपन से बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी, तो आई डिडंट नीड टू डू दैट, ओके बट मोस्टली बच्चे ये करते थे। अब अगर आपने इतने सारे वर्ड्स मगअप कर लिए एक साथ, आप उन्हें सेंटेंस में यूज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल जाहिर सी बात आपने जो सेंटेंस रटा होगा उस समय, तो उसी को यूज कर पाओगे, बिल्कुल राइट? आप उसके अलावा कहीं भी वो आ गया एक पैराग्राफ में, आप उसे प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आप उसको समझ के उस तरह से नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द सेम थिंग विद फैक्ट्स ऑन दिस, कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं इंस्टेंटली एक फैक्ट याद करूंगा और उसको फिर प्रोड्यूस करके उसके एक एनालिसिस दे दूंगा, वो नहीं होगा। सो अनदर थिंग इज कि as somebody who's preparing for this exam, you will need to know things yourself.
एंड यू नो एक दिन में नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल ये बचपन से डालना पड़ेगा. सो इफ यू आर समबडी who's still in school and thinking about this, you need to get into the habit of actually memorizing facts. मैं रट्टाफिकेशन नहीं कह रही हूँ, समझ के मेमोरी चाहिए. ट्रूली आपकी मेमोरी में कोई चीज तब जाती है, टू एनालाइज नहीं ट्रूली जाती भी वो उस पॉइंट पे है जब आप कंसेप्चुअली इस चीज को समझते हो. ओके रटने को कोई नहीं कह रहा है, कोई हम ये कह रहे हैं याद करो. क्योंकि जब मैम आंसर जब लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है. Yes. अगर आप याद नहीं Yes. रखेंगे तो कैसे Yes. लिखेंगे आंसर. अब आपको अगर ये बात करनी है कि इंडिया में रीजनल क्राइम्स को कैसे सॉल्व करें, तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए ना, किस रीजन में कितना % क्राइम है और किस टाइप का क्राइम है. ऑफ कोर्स आप एक बात बताइए ना, आप एनालिसिस कैसे करोगे जाहिर अदरवाइज, सी बात है आपके पास डेटा तो होना चाहिए, फैक्ट्स होना राइट? चाहिए. आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए. बिल्कुल. तो आप ये सोचोगे पहले मैं गूगल करूंगा कि क्या डेटा है और फिर उसको एनालिसिस करूंगा, ऐसा तो होगा नहीं. होगा नहीं बिल्कुल. क्योंकि आप तब तो इन दैट मोमेंट आप सिर्फ डेटा पे ही बैठ गए. आपको डेटा इंटरनली पता होना चाहिए, आपको कोरिलेट करना. आपने अगर बहुत दिनों से याद किया हुआ है किस रीजन में क्या नंबर्स हैं, क्या कॉजेज हैं, किस टाइप का क्राइम है, तभी आप उसके कोरिलेटेड लिंकेजेस बना पाओगे. बिल्कुल. योर न्यूरल नेटवर्क जो बनाना है वो उसी तरह से आएगा. सो दैट्स द अदर थिंग कि स्कूल लेवल से ही आपको चीज़ें याद करने की आदत डालनी पड़ेगी. रट्टाफिकेशन नहीं, बट मेमोराइज जरूर करना पड़ेगा. एंड आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट पेरेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग कि नहीं हम अपने बच्चे को क्यों मेमोरी वो कराएं. बट इफ यू सी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिसर्चेस एंड आई डोंट नो इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट आई पर्सनली थिंक दिस इज वेरी अलार्मिंग that the latest result shows that the latest generation, I'm not talking of the kids in schools, the ones that have become adults, Gen Z. they are the first generation Okay. in the history of ever since human beings have been recorded, Yes. जिनका IQ has come out lower than the previous generation. Yes. Right? This is very alarming. Yes. ये बहुत खतरनाक है Yes. दुनिया के लिए. मैम अभी हम लोग हम जैसे पीछे जाने लगे हैं, राइट? जो जेनजी जब बात कर रही है ना, मेनली जेनजी जनरेशन है, और जितने कॉर्पोरेट्स हैं या जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं वो सब इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी जो स्पेन है बहुत शॉर्ट स्पेन मेमोरी हो गई है. Yes. और ये बहुत चीज़ों को शॉर्टकट में चाहते हैं. Yes. क्योंकि जब आप तैयारी कर रही थी, जब आपने एग्जाम दिया तो ज़्यादातर टाइम मिलेनियल्स का था. Yes. लेकिन अभी जो तैयारी करने वाले हैं जो एस्पिरेंट्स वो जेनजीज हैं जिनके सामने, तो आप कैसे देखती हैं, मतलब कि जो मैं देखिए टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लेटेस्ट तैयारी करने वालों को नहीं जानती हूँ, बट मुझे एक चीज पता है कि देयर इज दिस हेट्रेड अगेंस्ट मेमोराइजिंग, यस व्हिच मेक्स नो सेंस. आपको क्या अपने दोस्त से मिलके उसका नाम नहीं याद रखोगे? बिल्कुल. आप उसको गूगल करोगे क्या हर बार? बिल्कुल. नाम नंबर तक याद नहीं रहते, पहले लोगों को नंबर ही याद होती थी. अभी हमारी जनरेशन को ना कम से कम 5 फोन नंबर याद होंगे. बिल्कुल. अपने पेरेंट्स का, अगर कोई भाई बहन है उसका, अपने स्पाउसेस का, अपने बच्चों का शायद. जी जी. बट आज की जनरेशन इज नॉट रेडी टू do that, right? Which is quite sad because you have to have some memory. आप goldfish थोड़ी हो. बिल्कुल. तो you have to have some memory to be able to even generate anything आगे. आपका IQ कैसे काम करता है, आपकी cognitive abilities कैसे काम करती हैं? On this, right? Memory पे काम करती हैं. So मैं Gen Z ऐसे नहीं किसी को क्लासिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज जो ग्लोबली Gen Z है वर्सेस इंडियन, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं. वी आर नॉट द सेम एज द अदर कंट्रीज, राइट? तो मैं वो नहीं क्लासिफाई करना चाहूँगी, बट ये ज़रूर अलार्मिंग है कि लेटेस्ट टेस्ट स्कोर्स से दैट द IQs आर फॉलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड अक्रॉस ऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज, व्हिच इज अलार्मिंग. तो अभी जो टेक्नोलॉजी इस तरह से इमर्ज हुआ है, तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में ना एडटेक जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो लर्निंग को वो क्लेम कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज. तो कहीं ना कहीं ये भी तो इम्पैक्ट कर रहा है कि जो मेमोरी वाला सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल रूट था हमारा लर्निंग का. नहीं, not necessarily. I don't think so. What EdTech is giving you is basically, in my understanding, I'm not somebody who's used it much, but is giving you tools to be more efficient in your thinking and your learning. बट फैक्ट्स का कहीं कुछ नहीं आता. आपकी जो एक्चुअल कोर मेमोरी वाला चीज़ है वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा. वो नोबडी कैन हेल्प यू विद. वो तो आपकी अपनी डिज़ायर टू लर्न पे है. एंड डिज़ायर टू लर्न में हम क्या सोचते हैं, मैंने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया बट मैंने इसके बारे में कुछ भी याद नहीं किया. अब मुझे अगर वाटर का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है
तो मैंने कुछ भी याद किया हो कि वाटर ब्रेकडाउन होता है या उससे रिएक्शंस होते हैं, कैसे मैं उसे प्रोड्यूस कर पाऊंगा, उसे कनेक्ट कैसे कर पाऊंगा मैं आगे। जी बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ और पूछना था आपसे, जैसे कि सिविल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा तबका तैयारी करता है, मतलब अराउंड 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत ही कम होता है, 1% के आसपास रिजल्ट है। नहीं 1 पॉइंट उससे बहुत कम है। उससे भी कम है। हाँ। तो अभी 15 लाख का मतलब तो ये हो गया ना 15,000 सेलेक्ट होने चाहिए 1% पे। तो बहुत कम हो रहे हैं। तो नहीं बट ये हमेशा से ऐसे ही था, हमेशा से सही था बिल्कुल। हाँ। तो ये जो अभी जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि एक यूथ का बड़ा तबका जो है ना, एक यूपीएससी के ट्रैप में फंसा हुआ है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो किस स्टेज पे उनको लगना चाहिए कि यार या तो हमें आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं निकल, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो उसी ट्रैप में फंसा रह जाता है 4 साल 5 साल, और फिर एक पॉइंट पे आके लगता है यार कुछ है ही नहीं मेरे पास। सो यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक ये आप बीच में डिसाइड कर पाओगे। ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, घुसने से पहले। ओके। घुसने से पहले यू नीड टू हैव दिस, क्योंकि यू आर वेरी राइट, जब आप घुस जाते हो ना तो हर साल ये लगता है एक नंबर और, इस बार प्रीलिम्स में 2 नंबर से रह गए, इस बार आधे नंबर से रह गए, इस बार मेंस में रह गए, इस बार इंटरव्यू में इतने मार्क्स से रह गए। दिस इज वेरी ट्रू। और ये उस समय ना हर बार आपको लगता है बस इस बार हो जाएगा, बस इस बार हो जाएगा। इट इज़ वेरी टफ टू गेट आउट ऑफ दैट एट दैट स्टेज। तो ये ना आपको पहले से बना के जाना पड़ेगा, आपको पहले से अपने आप को समझा के जाना पड़ेगा कि नहीं मेरी डेडलाइन है 2 साल 3 साल 4 साल, अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बैकअप प्लान पहले से बना के जाओ, बिल्कुल होना चाहिए ना, है ना। क्योंकि आप अगर पहले से बना के जाओगे ना कि मेरी लिमिट इज मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, एंड माय टारगेट इज कि तीसरे अटेम्प्ट मतलब दूसरे अटेम्प्ट तक मैं स्टेज पे आ जाऊं, तीसरे अटेम्प्ट पे मैं स्टेज पे आ जाऊं। अब बहुत रेयर कोई होता है जो अचानक से फाइनल 6th अटेम्प्ट में कहीं आ जाए या कुछ, बट क्या होता है ना, हम वही स्टोरीज देखते हैं जी। हम वो 15 लाख में से 1000 सिलेक्ट हुए अगर आप कह रहे हैं, हम उन 14,99,000 की स्टोरी तो देखते नहीं है। बिल्कुल, हम तो उन 1000 की स्टोरी देख देख के सोचते रहते हैं। बट कभी भी ना प्लानिंग लाइफ की मेजॉरिटी को देख के करनी चाहिए, बहुत छोटी माइनॉरिटी को देख के नहीं करनी चाहिए, राइट। क्योंकि वो तो है ही ना, मतलब आपका एम वहाँ पे घुसना है, बट यू हैव टू ऑल्सो रियलाइज कि ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है ना, लाइकलीहुड मेरी इसमें होने की है, हाउ डू आई अवॉइड कि मैं इसमें हूँ तो भी मैं गिर ना जाऊँ और कोशिश करके मैं इधर आ जाऊँ। बिल्कुल। तो यू नो प्लानिंग ना, आई रिमेम्बर दिस, बचपन में हमारे टाइम में तो ये सिखाते थे कि यू प्लान बाय सीइंग पीपल हु हैव आल्सो फेल्ड, यू नेवर प्लान बाय सीइंग पीपल हु हैव सक्सीडेड। ऑफ कोर्स, तो फेलियर से ज्यादा हम सीखने को मिलता है। एंड अपनी फेलियर भी कोई बुरी चीज नहीं है अगर वो आपको अपने बारे में सिखाती है। बिल्कुल। अगर आप अपनी फेलियर में दुनिया की फेलियर बना लेते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने मेरे को कंटेंट नहीं दिया या मैं टीचर खराब थे, एग्जामिनर खराब था, तो ये तो किसी और की फेलियर हो गई जिस वजह से आप पास नहीं हुए। बिल्कुल। तो जब तक आप अपनी फेलियर को अपने इंटरनलाइज करते हो और फिर उस पर इम्प्रूव करते हो, देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ सक्सेस। बट जिस दिन आपने फेलियर किसी और की बना दी उस दिन वैसे भी नहीं होना है। जाहिर सी बात है, आप ब्लेम गेम खेल लेते हैं फिर वहाँ पे। अच्छा मैम, आपकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं किस तरह से IAS बनी वो तो बहुत छपी हुई हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ कि सिलेक्शन के बाद कैसी लाइफ होती है, एक IAS की लाइफ कैसी होती है, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी जीता है, क्योंकि एक ड्रीम लाइफ लोगों को लगता है बाहर से कि IAS एक डायनामिक लाइफ है, तो क्या है बेसिकली रियलिटी क्या है? टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए कुछ खास नहीं बदला है। आई स्टिल स्टे एट होम, आई स्टिल गेट स्कोल्डेड बाय माय पेरेंट्स द सेम। आई थिंक मेरे लिए तो कुछ खास नहीं बदला है। जो नॉर्मल लोगों की लाइफ ओवर द इयर्स प्रोग्रेस करने पे चेंज होती है वही होती है। एंड आई थिंक चीज़ें आपके लिए तब बदलती हैं जब आप मानोगे कि आपके लिए कुछ बदल गया है। बिल्कुल। यू नो आप जितना अपनी रूट से जुड़ना चाहोगे आप उतने जुड़े रह सकते हो। यू मस्ट पुट एवरीथिंग इन लाइफ इन पर्सपेक्टिव। दिस इज अ पार्ट ऑफ यू, दिस इज नॉट हु यू आर। मैं इसको ऐसे लेती हूँ, एंड आई माइट बी एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल, और यू नो बट आई दिस इज माई व्यू। आप कोई एक अपॉर्चुनिटी मिली है दुनिया में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने की, आप उसे उस तरह से देखिए और आगे बढ़िए। हाँ ये बात सच है कि आज आपको
आप जब बोलते हो तो दुनिया सुनती है Of course. एंड यू आर एबल टू मेक डिसीजंस. वन थिंग दैट चेंजेस इज कि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम शायद ना हो. हमारे यहाँ इतनी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं बट ले कोई नहीं पाता. तो those kind of things exist कि there are foundations that you have, there are these things that you have in terms of the time available to yourself, but then you signed up for that. आपने साइन अप किया है सर्विस के लिए, जॉब के लिए नहीं. इट्स कॉल्ड सर्विसेज, राइट? सिविल सर्विसेज. तो इसका मतलब ये है कि आप सेवा के लिए आए हो. अब सेवा में आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बना पाते हो. आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरे लिए मेरा पर्सनल टाइम एंड मी टाइम एंड ये सब इम्पोर्टेंट है. I think that should be very clear to someone who's coming in. You are joining services, you're not joining jobs. ओके. तो मैम जैसे इंडिया यंगेस्ट कंट्री माना जाता है, हमारा यूथ की बहुत बड़ी आबादी हमारे इंडिया में रहती है. अब यहाँ पे दो सेक्शन बन जाता है, गवर्नमेंट जॉब, एक प्राइवेट जॉब. लेकिन इंडिया के बड़ा तबका जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायर होता है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से आबादी है, गवर्नमेंट में ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, तो यूथ को अपना करियर प्लान किस तरीके से सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए? आई थिंक आपको ना अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरे को सरकारी ही करना है या प्राइवेट ही करना है या वही करना है, अनलेस इट इज़ कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है. एंड बाय द वे अभी एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड दैट्स अमेजिंग. आई थिंक दैट शोज दैट कंट्री में ग्रोथ हो रही है व्हेन किड्स एक्चुअली start thinking about setting up things for themselves instead of following safer paths. क्योंकि नौकरी जो है ना वो एक सेफर पाथ है. चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दीज आर सेफर रूट्स कंपैरेटिवली. सरकारी नौकरी इज द सेफेस्ट. एक ट्रेडिशनल सेफ रूट माना जाता है और इसीलिए आप इसमें आते हो. आज की डेट में कॉर्पोरेट सेक्टर से सैलरीज बहुत कम है. मेरी जो आज एक IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी है, आई थिंक दैट्स रफली 1/6 or 1/7 इन द कॉर्पोरेट ऑफ जो मेरी प्रोफाइल थी जब मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया. और अगर मैं उसी पे मानूं कि मैंने उसी टाइम पे अगर सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया है तो कॉर्पोरेट में आप ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स कमाते हो एज कम्पेयर टू आप जो सर्विसेज में आपको सैलरी मिलती है. सो दैट्स अ ह्यूज गैप राइट एट द ज्वाइनिंग स्टेज, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई थिंक आपको अपने आप को उस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं यहीं जाऊँगा या वहीं जाऊँगा. सरकारी नौकरी का जो मेन एम होता था, एंड आई थिंक एज अ कंट्री वी मूव पास्ट दैट, वो ये था कि एक तो जॉब्स लिमिटेड थे प्राइवेट सेक्टर में, वो आज नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. प्लस देयर इज ऑल्सो दैट स्पेस वेयर यू कैन सेट अप फॉर समथिंग फॉर योरसेल्फ. दूसरा सरकारी नौकरी का पॉइंट ये होता था कि एक ट्रेडिशनल एक सेफ स्पेस है, एक सेफ सेगमेंट है कि इतने साल की नौकरी है, इतने आपकी पर्क्स हैं, इतनी सैलरी है. सो वो मतलब आप द ट्रेड ऑफ्स आर आई थिंक इक्वलेंट. तो मैं नहीं मानती कि हमें उस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. आई थिंक प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता है कि वो और क्या कर सकते हैं, जिस वजह से जो बाप दादाओं ने सोचा हम भी वही रूट लिए जा रहे हैं. द मिनट वी सो आज की डेट में स्कूल्स में करियर काउंसलिंग मैंडेट हो गया है. स्कूल्स में करियर काउंसलिंग पे बहुत बात हो रही है, करियर काउंसलर्स अपॉइंट हुए हुए हैं. सो आई थिंक ओवर द इयर्स वी विल सी दैट चिल्ड्रन विल लुक इनटू बिगर एंड more wider opportunities for themselves. But sarkari naukri is still that safe option in a lot of my people, जो जिस वजह से इतने लार्ज नंबर्स में लोग आते हैं. बिल्कुल, है ना? इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके हमारे एजुकेशन से जुड़ता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ता है. नहीं, आई थिंक हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ता है. अच्छा, ओके. वी स्टिल डोंट फील वेरी फाइनेंशियली सिक्योर. ओके. हमारे घर में ना आज भी आई थिंक जो हमारा ना अंग्रेज़ों ने जो जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ी थी ना, समवेयर साइकोलॉजिकली अभी हम उससे उभर नहीं पाए हैं. ओके. जिस वजह से अभी भी ना हम सेफ्टी ढूंढते हैं. तो इसका सॉल्यूशन तो एजुकेशन ही हो सकता है, जो लर्निंग हम दे रहे हैं स्कूल्स में. नहीं, आई थिंक उसका सॉल्यूशन एजुकेशन से नहीं आता है, बिकॉज एजुकेशन टेक्निकली इज नॉट मेंट टू डिसाइड दैट फील. ओके. उसका सोल्यूशन आता है जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे ये थिंकिंग चेंज होगी. क्योंकि जब हम लोग पेरेंट्स बन रहे हैं तो वी आर नॉट टेलिंग आवर किड्स कि तुम सेफ रूट्स लो.
जी, बिकॉज हम फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हैं, ओके, तो हम कह रहे हैं हम अपने बच्चे को रिस्क लेने दे सकते हैं. बिल्कुल, जो पेरेंट्स फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं ना, वो अपने बच्चों को रिस्क लेने देते हैं. ओके, या यू तो आर राइट, है ना, 70s 80s के जो पेरेंट्स थे, दे स्टिल डिड नॉट फील सिक्योर. ओके, इवन 90s वाले जब 90s में पेरेंट बने, हाँ, तब भी इंडिया इतना सिक्योर सिक्योर नहीं था. इंडिया एक्चुअली में फाइनेंशियली सिक्योर हुआ है आफ्टर 2002 3 4 जब आईटी Yes, सेक्टर बूम बहुत करने बूम लगा, करा. हम्म, तो वो टाइम लगता है. आप हम्म. 300 साल से आप साइकोलॉजिकली तोड़े गए फाइनेंशियली. तो यू नो वो फाइनेंशियल सेफ्टी फील करने में ना, वी आर स्टिल रिसोर्स क्रंच माइंडसेट वाला. यू नो वी कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी. सो अभी वो चेंज आ रहा है. तो हमारी जनरेशन जो 2010s में पेरेंट्स बनी, जो यू नो, उसने अपने बच्चों को वो फ्रीडम दिया. जी जी, जैसे हमारा जो एजुकेशन मॉडल है, आमतौर से हम ब्रिटिश के ही मॉडल को कंटिन्यू किया था, बहुत लंबे समय तक किया था. हाँ. लेकिन अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हमारे यहाँ सामने है और कई सारे न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड हो रही हैं, तो अब हम शायद ये कह सकते हैं कि मतलब अभी जो लर्निंग सिस्टम है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है करियर को लेकर के, लाइफ को लेकर के, ये शायद चेंज होगा. हाँ बिल्कुल. एंड ऐसे जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है ना, वी आर अ ग्रोइंग कंट्री, वी आर अ कंट्री दैट यू नो हैज अ लॉट ऑफ यूथ. सो दैट मीन्स न्यू आइडियाज यू नो गेट चर्नड आउट फास्टर. एक और चीज़ हमें याद करनी पड़ेगी, जैसे जैसे इंटरनेट आया, पहले क्या होता था ना, एक आइडिया किसी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में अगर चला, तो हमारे तक आने में ना उसे 20 साल लग गए. बिल्कुल. आज क्या होता है ना, वो अगले दिन आ जाता है. बिल्कुल. सो दैट ऑल्सो swiftly changes the way the society is progressing. Yes, you are right. Right? So वो भी एक बड़ी चीज़ है जिसको हमें डिस्काउंट नहीं करना होगा. एंड वी हैव टू फैक्टर दैट इन व्हेन वी थिंक कि सोसाइटी कैसे चेंज करेगी, कितनी जल्दी चेंज करेगी. इफ़ यू सी 10 साल में ही नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंक्रीज हो गया होगा. बिल्कुल. अ लॉट ऑफ पीपल फेल, दैट्स ओके. फेलियर इज नॉट अ बैड थिंग. फेलियर मीन्स यू ट्राइड, यू लर्न समथिंग. व्हाई नॉट? Of course. लाइफ में हर चीज़ में आप सक्सीड नहीं कर सकते. बिल्कुल. एंड गिर गिर के ही सीखते हैं. So failure is the part of life. मतलब आप सोच के देखें ना, सारे साइंटिस्ट यू नो जिस दिन पीएचडी मिली थी उस दिन रिसर्च वो बन गए थे क्या, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर ली थी? नहीं, राइट? पीपल टुक इयर्स. मतलब नोबेल प्राइज में कोई बच्चों यू नो कॉलेज पास आउट्स को नहीं मिलता है ना. कॉलेज में ही मिलता है. एग्जैक्टली. Why? Because it actually takes that many years to really succeed. कितनी बार साइंटिस्ट फेल होते हैं and then they keep trying and succeed. That's how the world has changed always. अच्छा मैम, सर डाइवर्सिटी की हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आई एम एन एडटेक फाउंडर हो गया, तो मैं भी एक हमारी एडटेक कंपनी है, तो एजुकेशन सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लर्निंग सिस्टम होते हैं. अच्छा, तो मैम अपना अरुणाचल में सर्विस दिया है, वहाँ पे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप काम कर रही थी. तो अरुणाचल का जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन और ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन हैं, उनका जो लर्निंग सिस्टम है वो कैसा है, जो मेन स्ट्रीम इंडिया है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बड़ा लिमिटेड होते हैं. सी अभी भी वहाँ पे जो आई एम नॉट रियली द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दी ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम्स. मुझे तो मॉडर्न वाले स्कूल सिस्टम्स ही पता है, जिसमें हम सेम पॉलिसी, सीबीएसई बोर्ड है वहाँ पे भी, सेम स्कूल में बच्चे आते हैं. आई थिंक वी हैव इनफ स्कूल्स देयर. सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ लैक ऑफ स्कूलिंग, तो मतलब स्कूल फैसिलिटीज़ तो नहीं है ऐसे. सो मैं ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम्स पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी. आई ओनली सर्व्ड इन अरुणाचल, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू. ओके. अच्छा मैम, आपके हिसाब से व्हाट इज सक्सेस? आई थिंक सक्सेस इज द मोमेंट यू कैन एक्चुअली रिस्पेक्ट योरसेल्फ. यू नो, जिस दिन आप अपनी रिस्पेक्ट कर सकें एंड यू कैन फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आई थिंक दैट्स द मोमेंट योर सक्सेस. ओके. तो जैसे आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो यूथ है, तो ये लर्निंग से न्यू बुक्स, जो ट्रेडिशनल तरीके से लर्न करने के, बुक्स पढ़ना, अपने बड़ों के पास बैठ करके उनकी बातें सुनना, ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं. तो आप इसको कितना महत्व देती हैं, किताबें पढ़ना, बड़ों की बातें सुनना? सो मैं एक चीज़ मानती हूँ, यू कैन नेवर डिस्काउंट विजडम, एंड विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस. यू नो, ये मानना कि आप सी देयर इज IQ स्मार्ट, राइट? आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, पर वाइज तो नहीं हो सकते बिना एक्सपीरियंस के. एंड वी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ना विजडम से आती हैं. सो आई टेल यू, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. एक बार आई वाज इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड समबडी केम टू मी with this beautiful solution for parking in Delhi. I was handling parkings at that point, and
दे सेड मैम ये सोल्यूशन है, टेक हम्म। सोल्यूशन था बहुत अच्छा, एंड इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 3000 के सेंसर्स थे, ओके एंड फॉर मतलब हर पार्किंग स्पॉट पे एक सेंसर लगाना था, ओके एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सोल्यूशन, एंड एज एन इंटेलिजेंट पर्सन यू विल थिंक वाओ ये तो इम्प्रेसिव मजेदार आइडिया काम करेगा, जी है ना, एंड सारी पार्किंग के वो खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो प्रॉब्लम्स जाएगा एंड एवरीथिंग. नाउ अ वाइज पर्सन would tell you that will not work in Delhi. Why? Because उसको इम्प्लीमेंट करने में जो इश्यूज आएंगे ना, ओके हमारे यहाँ लोग एक स्लॉट में पार्क नहीं करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा पार्क करते हैं. उसको मॉनिटर उस तरह से वो करना, यू नो सिविक सेंस हमारे यहाँ बहुत कम है. ओके लोग उसके ऊपर थूक के चले जाएंगे, हम्म यू नो उसके ऊपर गार्बेज फेंक देंगे, ऑफ कोर्स उस सब की ट्रैकिंग वैसे ही बंद हो जाएगी, हम्म राइट. अभी भी नया ब्रिज बनता है तो लोग उसमें से पेंट्स निकाल के ले Yes, जाते हैं, yes. राइट. सो दैट कम्स फ्रॉम विजडम कि कहाँ पे क्या चीज़ एक्चुअली काम करेगी. दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड विजडम. सो आई थिंक बड़े बूढ़ों के साथ उनकी लर्निंग्स लेने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज अगर आप हर चीज़ खुद लिव करके एक्सपीरियंस करके सीखोगे तो बहुत जिंदगी निकल जाएगी. बिल्कुल बेटर ये है किसी और से सुन लो, उनका विजडम सुन लो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख लो, एंड देन यूज योर इंटेलिजेंस टू अप्लाई दैट विजडम एंड कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन. ओके यू नो वो इतनी एरोगेंस क्यों होनी चाहिए कि हमें सब आता है because we are smart. I think we are unnecessarily arrogant and unnecessarily overconfident of our own abilities. क्योंकि आज की जनरेशन के साथ ही ज्यादा हो रहा है ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर स्मार्ट होना. हाँ, ये I'm sorry but मैंने फील किया है चीज को हम लोगों ने. हाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है. You should be confident. Why Yeah. shouldn't you be? But that confidence should be backed up by actual knowledge. Yes, yes. It should not Not be Over confidence. मतलब it should not be without analysis of your abilities. Yes, yes, आपको confident होना चाहिए after analyzing your abilities. yes. Have confidence in your abilities. Okay, Don't just have confidence. okay, right. It should be backed up by some abilities, na? And what that leads to, having confidence without any abilities to back it up, is that जब actual मौका आएगा आप बहुत बुरी तरह गिर जाओगे. बिल्कुल. क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आप किस चीज में अच्छे हो, बट आप बहुत आप ऐसे रिस्क ले लोगे लाइफ में जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. जैसे आपका जो बैकग्राउंड था, जैसे आपने इंजीनियरिंग किया मैम, देन यू शिफ्ट टू द सिविल सर्विसेज, तो एक स्टूडेंट को कैसे रियलाइज करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ ये है और मैं एक गलत ट्रैप में फंस रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए करियर को लेकर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है करियर. हाँ, सो आई थिंक करियर के मेरे हिसाब से 3-4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं. पहला चीज, आप अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ देखो. ओके कि मैं पढ़ाई में ओवरऑल पढ़ाई में अच्छा हूँ एंड किस सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ. दूसरा स्टेप इज मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, मतलब क्या आइडियाज सब्जेक्ट्स इन द सेंस स्ट्रीम्स मुझे अच्छी लगती हैं. तीसरा फिर आप देखो कि आपके एक्चुअली स्किल्स क्या हैं. स्किल्स का मतलब है, आर यू गुड एट डिबेटिंग, आर यू गुड एट एनालिसिस, आर यू गुड एट पीपल मैनेजमेंट, आर यू गुड एट coming up with codes, so आप अपने skills देखो. Are you good at working alone? Are you good at working in teams? आपके leadership skills हैं. आप अपने interpersonal and physical skills दोनों मैप करो. So 2 टाइप के स्किल होते हैं ना, मैं डांस में अच्छा हूँ, मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, या मैं लेट्स से पॉलिसीज अच्छी बना सकता हूँ, जो भी है. मतलब डिफरेंट रोल्स के हिसाब से आप अपना वो चेक करो, ठीक है. देन आप लाइक आई सेड आपके फिजिकल स्किल्स एंड आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो सकते हो ना, दोज आर ऑल स्किल्स. सो फिर आप ये मैप करो कि आपकी क्या स्किल्स हैं. उसके बाद आप ये विजुअलाइज करो, जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लोग, कि रियली वेयर डू यू सी योरसेल्फ एट द एज ऑफ 55. 55 की एज में आपको अपनी लाइफ क्या चाहिए. क्योंकि आप ना ये सोचते हो कि मैं 25 की एज में क्या दिखूंगा, बट लाइफ 25 पे नहीं खत्म होती ना, लाइफ तो 55-60 पे खत्म होती है ना. अगर आपका प्रोफेशनल करियर की अगर हम बात करें तो अगर आप सरकारी नौकरी में आज की डेट में हमारे वाली, तो वो 60 पे है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आई थिंक वो भी 60 या 65 तक है. और अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो 70-80 तक है, राइट. तो आप ये देखो कि आपको 55 की एज में
आप क्या अचीवमेंट्स अपने चाहते हैं, आपका सोशल स्टेटस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका फैमिली स्टेटस आपको कैसा दिखता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपकी तैयारी के टाइम पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था, क्योंकि आज भी ऑप्शनल तो है ही। तो एक एस्पिरेंट को अपना ऑप्शनल चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़ आप ये ध्यान रखो कि आप जो मैंने कहा करियर चूज करते हुए भी सेम चीज़ है, आपका टैलेंट किस में है और Okay. आपका इंटरेस्ट किस में है, Okay. ठीक है। एंड कई बार क्या होगा ना, आपको लेट्स से साइकोलॉजी भी पसंद है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पसंद है, बट आपका टैलेंट जो है वो साइकोलॉजी समझने में ज़्यादा है, Okay. देन गो फॉर दैट, ठीक है। Okay. अब मान लो आपका टैलेंट 3 सब्जेक्ट्स में सेम है, Right. फिर कैसे चूज करोगे, ठीक है। मेरे को मैथ्स भी उतने अच्छे से कर लेती हूँ, मैं साइकोलॉजी भी उतने अच्छे से कर लेती हूँ और मैं ज्योग्राफी भी उतने अच्छे से कर लेती हूँ, अब मैं क्या चूज करूँ। और मेरा तीनों का इंटरेस्ट भी है, आई कैन PhD लेवल की मैं तीनों में पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बोर नहीं हूँगा, तो अब क्या करूँ। देन व्हाट यू डू इज, फिर आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट में कम कंपटीशन है। Okay. ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि आपको वहाँ पे ना औरों से बेटर आंसर लिखना है, Okay. तो 500 लोगों से बेटर आंसर लिखना इज मच इजियर देन 5000 लोगों से। बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में बताया था कि भाई जो बट अगर वेटेज देनी है ना, तो जिस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो ना, उसको मिलेंगे 70 नंबर। यस। आपका टैलेंट एंड एकेडमिक बैकग्राउंड को मिलेंगे 20 नंबर, एंड नंबर ऑफ पीपल हु गिव दैट एग्जाम को मिलेंगे 10 नंबर। ओके, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार आप ऐसा सब्जेक्ट ले लोगे जिसमें 20 लोग पेपर दे रहे हैं, बट आपका टैलेंट और इंटरेस्ट नहीं है, तो उन 20 में भी आप लास्ट आओगे। बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। हाँ, हम ले लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में कम लोग हैं, कम कंपटीशन है, या फिर ये सब ले रहे हैं, दोनों ही गलत है। बिल्कुल। पहली चीज आप क्या कर सकते हो भाई, पेपर बाकियों को नहीं पास करवाना आपने। किसी टाइम पे हुआ करता था ना, जो पाली लोग लैंग्वेज ले लिया, पर्शियन ले लिया, बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अब तो वो ट्रेंड खत्म हो गया। ऐसे वाले सब्जेक्ट एक्चुअली एलिमिनेट भी हो चुके हैं, बट आप एक बात समझो, पास आपको करना है, बिल्कुल, तो आपका इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, बिल्कुल, किसी और का इंटरेस्ट इन किसी और के टैलेंट के बेस पे आप नहीं पास होगे। लोग यही होता है कि YouTube पे वीडियोस देख के, इंटरव्यूज देख के इंस्पायर हो जाते हैं, भाई इसका सोशियोलॉजी था मुझे भी लेना चाहिए, मैम का ज्योग्राफी था मुझे भी ऐसे लेना चाहिए। एग्जैक्टली, बट आप ज्योग्राफी उतनी अच्छी नहीं कर सकते ना, बिल्कुल, जितनी मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों लोगे वो ऐसा सब्जेक्ट कि मेरे टैलेंट पे आप अपना करियर क्यों बेस करोगे। सो आइडियली जो मैंने कहा 70 नंबर सिर्फ इस बात के हैं कि आपका इंटरेस्ट और टैलेंट क्या है, फिर आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड ले लो कि मेरा 20 नंबर का एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया क्योंकि थोड़ा सा बेस बना हुआ है, एंड 10 नंबर इस बात के कि भाई ऑप्शनल में कम कौन से लोग में कम आते हैं। अच्छा, आज की जिस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, पेन टैब यूज कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से हम टैब का यूज कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइस राइटिंग करने के लिए, इसमें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मेंस में। तो आपके हिसाब से नोट बनाना, हाथों से लिखना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? So these are all 3 different things, ठीक है। I am very against नोट बनाना personally. Okay. I'll tell you why. पहली चीज, लोग नोट कब बनाते हैं, कौन सी स्टेज पे बनाते हैं नोट्स? जब उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं, पहली बार पढ़ते हुए वो फर्स्ट टाइम ही नोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन है जो 10वीं बार पढ़ने के बाद नोट बनाता है? कोई नहीं बनाता। कोई नहीं बनाता लगता है भाई मुझे तो सब याद है, राइट। तो आप नोट कब बनाते हो? पहली बार में। पहली बार में आपको कितना समझ में आया? बहुत कम, 30%, 40% बस। उसके भी आपने 10% के नोट्स बनाए जी, तो आपके नोट्स में कितना आया? बहुत ही कम, 3-4-5%। ठीक है, आपने किताब में जितना लिखा है उसके 3% के नोट्स बना लिए, अब आप उसी को याद करते रहोगे। बिल्कुल, ठीक है, पास हो गए, सब्जेक्ट समझ आएगा। बिल्कुल, ये तो लिमिटेड हो गया हर चीज, आपने वो कर लिया, अपने आप को लिमिट कर लिया, राइट। और नोट बनाने के दिमाग में प्रेशर लेने के बाद आप पहली बार में ही पढ़ोगे ही नहीं, आप उसे अवॉइड करते रहते हो कि लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, अवॉइड। सो आई एम नॉट अगेंस्ट, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ मेकिंग नोट्स, आई एम अगेंस्ट दैट। दूसरा, लिख के याद करना इज वेरी डिफरेंट। लिख के याद करो और हर बार लिख के याद करो, ठीक है। So answer writing is similar to that, but answer writing comes at a stage जब आपको सब पता हो, बिना कुछ पता हुए आंसर राइटिंग करने लगोगे तो फिर क्या आंसर में आएगा। एंड प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपने एक बार एक खराब आंसर लिख लिया, कहीं पे वो आपके दिमाग में अटक जाएगा, आप एग्जाम में भी वही खराब आंसर लिख के आ जाओगे। तो आंसर राइटिंग यू शुड डू एट अ स्टेज जब आप
सारी नॉलेज कर चुके हो, ओके। ठीक है। तो मेरे हिसाब से द राइट वे इज एक दो बार आप पहले टेक्स्ट को पढ़िए। आई पर्सनली थिंक उसी में अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कुछ नोट्स कोई आइडिया आपके दिमाग में आया तो वहीं पे मार्जिन्स में लिख लो, या एक पेपर किताब में ही लगा लो उस पॉइंट पे कि इसका ना ये उस किताब में और कनेक्शन था, तो ये मुझे कनेक्शन समझ आया। कई बार क्या होता है ना, आपने इस किताब से ये पढ़ा, इस किताब से भी पढ़ा, एक टॉपिक आपने 3 किताबों से पढ़ा और आपको लगा अरे वहां पे ये पॉइंट था, ये यहाँ नहीं है, और आप वो करना चाहते हो तो आप उस किताब का वो पॉइंट यहाँ लिख लो कि एडिशनली मुझे ये और चीज पता है और या ये कनेक्शन ऐसे बना। आई रिमेम्बर ज्योग्राफी में एक टॉपिक होता है सॉइल्स, उसमें मैंने कोई 10 से 12 किताबें पढ़ी थी सॉइल्स के लिए। तो मैंने फिर एक किताब में फाइनली नोट्स बनाए थे कि भाई ये मैंने उन किताब से ये पॉइंट सीखा है, तो लेट मी राइट इट हियर। सो दैट इज व्हाट यू शुड डू, आई थिंक। मतलब बट सो नोट राइटिंग इज रॉन्ग। आंसर राइटिंग कम्स एट अ लेटर स्टेज। व्हाट यू शुड डू इज लिख कर याद करना। जब आप कोई चीज याद रखते हो और फिर आप उसे लिखोगे तो आपकी मेमोरी में छप जाती है। बिल्कुल। आप ना उसके बाद उसे नहीं भूलोगे। अच्छा, एक बात मुझे और पूछनी थी आपसे, पहले भी इससे बात हो चुकी, फिर मैं जानना चाहता हूँ कि किस स्टेज पे एक एस्पिरेंट को डिसीजन लेना चाहिए कि बस अब नहीं हो गया, यहाँ से निकल जाते हैं? क्योंकि एक बड़ा तबका जो है ना हमारे यूथ का इसमें एकदम फंसा हुआ है और वह उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे बढ़ें पीछे जाएं। सो मैं एक बात बताती हूँ, और ये बहुत रैशनल होके आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको लगेगा कि मैंने इस बार सारा कुछ करा था और तभी मेरा नहीं हुआ। आप और अगर आप 3 अटेम्प्ट के बाद भी ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, देन यू नीड टू रीथिंक, आर यू इवन प्रिपेयर्ड टू गिव द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इज नीडेड। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उस बार ये हो गया था, उस बार ये हो गया था। जिस दिन आप ये बोल रहे हो ना कि इस बार ये हो गया था और इस बार ये हो गया था, या ये नहीं बोल रहे हो, जिस दिन तक आप ये बोल रहे हो कि ये हो गया था इस वजह से मेरा नहीं हुआ, उस दिन निकल जाए, होगा ही। तो जिस दिन तक आप ये कह रहे हो कि मैंने ये गलती करी जो मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में सुधारूंगा, उस दिन तक आप दे सकते हो। मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेकिंग इट योर ओन फॉल्ट इंस्टेड ऑफ द सर्कमस्टांसेस। और उसमें क्या होता है ना, अगर आपका अपना फॉल्ट है ना, तो आप एक स्टेज पे समझ जाओगे कि यार मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इस चीज में गलत हूँ, मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, और तभी मैंने वही चीज रिपीट करी, तो यू विल गेट आउट। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग कई बार बात सामने आई कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिलेक्शन से पहले सही सारी बातें बोल रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन के बाद ना वो बहुत सारी फेक चीजें बता रहे होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक नहीं होती। अब जो एस्पिरेंट होते हैं उसी को मान लेते हैं कि भाई ये इसी स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने कोचिंग नहीं किया या इन्होंने किसी मेंटरशिप नहीं ली, इन्होंने ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, और उसी ट्रेंड को फॉलो करते एक पॉइंट पे लगता है कि हमारा टाइम खराब हो गया। सो आई विल टेल यू व्हाट, सो जो आपने चीजें बोली ना वो एक्चुअली मैंने भी बोली होंगी, मैं सच बता रही हूँ, बट मैं और आप सेम नहीं है। बिल्कुल। आप मेरे टैलेंट और मेरी स्ट्रैटेजी पे अपना करियर कैसे बेस कर रहे हो? बिल्कुल। यहाँ पे बताने वाले को मैं फेक या गलत नहीं कहूंगी, मैं समझने वाले को बोलूंगी उसके टैलेंट पे, उसके स्ट्रैटेजी पे तुमने अपना करियर बेस कर लिया। बिल्कुल। ये तो तुम्हारी अकल की प्रॉब्लम है ना। मैं हर एस्पिरेंट को ये कहती हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं आपने क्या किया था, मैं कभी वो नहीं कहती मैंने क्या किया से तुम कैसे पास हो गए। ये सबके बैकग्राउंड अलग है, सबके मेरा एक बात बताओ, मैंने ज्योग्राफी में 500 किताबें पढ़ी मान लो, बिल्कुल, तुम अगर ज्योग्राफी मास्टर्स के बच्चे हो, तुम्हें थोड़ी पढ़ने की जरूरत होगी। बिल्कुल, सिंपल सा लॉजिक है ना। और मैं अगर कंप्यूटर साइंस था नहीं सब्जेक्ट, कंप्यूटर्स लेती और तुम एक फ्रेशर होके आर्ट्स के स्टूडेंट होके कंप्यूटर्स लेते, तो तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता ना। बिल्कुल, राइट। मेरी मेमोरी अगर बिना लिखे मुझे याद हो जाता है, तो दैट डजंट नेसेसरली वर्क फॉर यू ना। राइट। मतलब वो इंडिविजुअल वाली चीजें मत करो, आप एक लार्जर लेवल चीज जो काम करती हैं वो देखो। एंड आई हैव नेवर डन आंसर राइटिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं एमबीए करके आई हूँ। राइट। आप कैसे ये बात अपने लिए अप्लाई कर सकते हो कि एक जिसने इंजीनियरिंग एंड एमबीए किया हुआ है वो आंसर राइटिंग नहीं कर रहा है, तो आप एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के बच्चे होके भी आंसर राइटिंग नहीं करोगे। डजंट अप्लाई। बिजनेस स्कूल के लिए हम वही चीजें ऑलरेडी सीख के आते हैं, राइट। हमें स्ट्रैटेजीज आती हैं, वी हैव लर्नड हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एंड आंसर एंड राइट ना। इट इज यू कांट बेस योर strategies on someone else's talent.
Okay. अच्छा, तो मैम यू हैव बीन वेरी गुड स्टूडेंट इन योर एकेडमिक्स, ओके, एंड आल्सो यू आर द टॉपर ऑफ सिविल सर्विसेज। तो मुझे 3 क्वालिटीज बताइए कि जो टॉपर्स नॉर्मली करते हैं और आम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैं ना पहली बार लाइफ में सिविल सर्विसेज टॉप किया है, उसके अलावा मैंने कभी टॉप नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। तो आमतौर से स्ट्रेटेजी तो कुछ होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये हम्म। मानती हूँ कोई जनरलाइज स्ट्रैटेजी नहीं होती, ओके। इंडिविजुअल पे होता है। बट हाँ, एक सिंसेरिटी तो मतलब एक कैपेसिटी टू वर्क हार्ड जरूर होनी चाहिए। दैट आई थिंक इज यूनिवर्सल ओके। लाइफ में, एंड आई सी दिस अलॉट। एंड मेरे ना बचपन में मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये बहुत बोला था, वो खरगोश एंड कछुए वाली जो कहानी है ना, वो बिल्कुल सच है। ओके। लाइफ में आपको 5000 एग्जांपल्स मिल जाएंगे उस बात के। अगर खरगोश मेहनती बन जाए ना, तो सोचिए वो क्या कर लेगा। राइट। अगर आप खरगोश हो तो आप मेहनती नहीं होते, बिल्कुल। और अगर आप कछुए तो अनफॉर्चुनेटली वो खरगोश वाली तेजी नहीं होती। तो आपको पहले तो फिगर आउट, मतलब बेसिकली मेहनत का तो कोई ऑप्शन नहीं है, एंड कछुए तो जीत ही जाते हैं। ऑफ कोर्स। इस तरीके से नहीं, उस तरीके से। कंसिस्टेंसी ऑलवेज वर्क्स। मतलब मैं कंसिस्टेंसी भी नहीं बोलूंगी, आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट, ओके। बट आई थिंक बीइंग सीरियस एंड हार्ड वर्किंग व्हेन इट इज नीडेड, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। ओके। रिस्पॉन्सिबल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम कंसिस्टेंट और यू नो एनीथिंग एल्स। क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब है मैं डेली उतना करता रहूंगा, बट रिस्पॉन्सिबल का मतलब है मैं जिम्मेदारी लूंगा, तो मैं उसे निभाऊंगा, चाहे किस दिन कैसे करके निभाऊं। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं कैसे भी पढ़ूं, मैं उसको करूंगा। कंसिस्टेंट का मतलब है मैं डेली इतना ही करूंगा। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट सजेशंस अगर आपको आज के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं इनको अगर बताना हो, क्या बताएंगे आप? So पहली चीज, बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट हु यू आर, योर ओन टैलेंट्स, योर ओन इंटरेस्ट, योर पर्सनालिटी, यू नो व्हाट यू एंजॉय डूइंग। बहुत अपने आप से ऑनेस्ट रहो उस बारे में। मोस्टली क्या होता है ना, हम झूठ बोलते रहते हैं अपने आप से, एंड इस वजह से हम गलत करियर पाथ्स में फंस जाते हैं। बिकॉज आई इधर अंडर और ओवर एस्टिमेट माई सेल्फ, यू नो। अगर हम राइट एस्टिमेशन कर पाए, एंड I've seen this very strange thing. A lot more kids these days say they don't have friends. I don't understand why. Yes. And why? Oh, Lonely another thing crowd is का system है। no, but you know what? Another thing is they don't have friends that make fun of them. Yes. है ना? Yes. आपका कोई, अगर आपका फ्रेंड आपकी किसी गलत बात को पॉइंट आउट कर दे, तो आप ऑफेंड हो जाते हो या ट्रॉमा हो जाता है। I don't understand. हमारा तो सारी जिंदगी दोस्तों ने मजाक बनाया है। इनफैक्ट आपके दोस्त वो होते हैं जो क्रूअल ना हो, बिल्कुल, है ना। क्रूअल नहीं होना चाहिए, बट शायद क्रूअल्टी की डेफिनेशन भी चेंज हो गई हो। भाई, पीपल शुड कमेंट एंड मेक फन ऑफ यू ऑन थिंग्स यू कैन हेल्प। ऑफ कोर्स, जिस चीज को आप चेंज कर सकते हो और जो आपके कंट्रोल में है, उस चीज का कोई आपको पॉइंट आउट करके कहे कि ये तुम गलत कर रहे हो। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका मजाक जो कोई बना रहे हैं, वो क्रूअल है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। बट कोई जो चीज आप गलत कर रहे हो और आपके कंट्रोल में है, उसका मजाक बना रहा है, तो यू नीड सच पीपल, बिकॉज दे विल करेक्ट यू, दे विल मेक यू बेटर, बहुत हेल्प करते हैं। एंड मोर देन दैट, जो मैं पहले विजडम की एंड एक्सपीरियंस की बात कर रही थी, जरूरी थोड़ी है खुद सबसे खुद करके सीखना है। आप अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हो, यू नो। आपको, आप एक बात सोचिए, आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में जा रहे हैं, जिसमें आपके सोसाइटी के बीच में रह के सोसाइटी की प्रॉब्लम समझ के काम करना है। जब आपके दोस्त ही नहीं है जो आपकी सोशल लर्निंग करवा रहे हैं, आप कैसे सोसाइटी को समझ के उसके लिए काम करेंगे? आपको तो सोसाइटी का कुछ पता ही नहीं है, राइट? सो दैट्स अनदर थिंग, बी हैव रियल फ्रेंड्स, पीपल दैट यू टॉक टू, पीपल दैट यू लिसन टू, एंड कॉन्स्टेंटली डोंट बी द वन who needs to be the center of attention in that. Yes. And please have friends who make fun of you and point out wrong things that you're doing without getting offended. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मेरा इतना बचपन से मजाक उड़ाया ना, एंड दैट इज हाउ यू नो, बट नॉट कि तुम्हारी शक्ल ऐसी है या तुम ऐसे दिखते हो, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ऑफ कोर्स, अगर तुम अजीब से कपड़े पहन के घूम रहे हो तो मजाक बना सकते हैं, मतलब यू नो, दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट इज इन योर कंट्रोल। बट आप कैसे दिखते हो इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो अगर आप लंबे हो, छोटे हो, यू नो, आपको कोई डिसेबिलिटी या नहीं है, आपके बाल कैसे हैं, उस पर कोई मजाक बना रहा है, दैट इज अ क्रूअल पर्सन, वो गलत है। पॉइंट दैट आउट एंड मेक श्योर दैट पर्सन नोज दैट कि वो गलत है, यू नो, मेक फन ऑफ देम फॉर दैट कि तुम कोई गलत चीज कर रहे हो। बट कोई आपके एक्शंस जो गलत हैं उस पे अगर आपको कह रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, एंड आई डोंट मीन मेक फन ऑफ यू इन अ क्रूअल सेंस, बट एक्चुअली टेल यू कि हाँ तू तो ऐसे करता है उस सिचुएशन में, नो,
तो you will start correcting yourself. बिल्कुल And why I say make fun, it's like joke with you, not make you feel bad about it, but just let you know that this is what you do. That goes a long way. right. You know. So second thing is, please have friends, Right. and please understand how to make what kind of people are the right friends. Don't have people who just constantly praise you falsely. Okay. बिकॉज ये भी एक चीज हो गई है, हमें कांस्टेंट फॉल्स प्रेज की आदत है. जब आप लाइक्स का वेट कर रहे हो ना, आपकी जिंदगी लाइक्स से चल रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप फॉल्स प्रेज पे कर, बिल्कुल, है ना, आप सुपरफिशियल चीजों पे प्रेज चाह रहे हो. जनरेशन इसी से जुड़ी हुई है. आई डोंट नो, मतलब आई थिंक उनका एक्सपोजर ऐसा हो गया है. मैं ये नहीं कहूंगी कि आज की जनरेशन ऐसी है. आई थिंक समहाउ वो पॉज लेके सोचने का उन्हें टाइम नहीं दिया गया. ओके, राइट. यू नो, दे वर बॉम्बार्डेड विद सो मच कि वो जो स्पेस थी ना टू ग्रो विद थिंग्स, टू एडजस्ट टू थिंग्स एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, वो नहीं मिला. जैसे हमारे टाइम में ना, आप स्कूल में ना बहुत बुरे दिखते थे. बिल्कुल. आज आपका कोई एविडेंस नहीं है दुनिया के सामने, क्या फर्क पड़ता है, आप आराम से उस बात को फॉरगेट कर सकते हैं, राइट. इनके साथ वो नहीं हो रहा. बिल्कुल. यू नो, एवरी मोमेंट इज डॉक्यूमेंटेड फॉर द होल वर्ल्ड टू सी. दैट्स लिटरली लिविंग ऑन अ स्टेज. That's living on a stage. It has its own pressure. Yes. It comes with its own problems. तो I think वो भी एक चीज है जो हमें ensure करनी पड़ेगी कि ये जनरेशन ना फेस करे. But that's my second main thing. Have offline real people in your life who correct you, who support you, and who will be there for you no matter what. And like I said, दो चीजें मैंने बोली थी. Be real about yourself and then be a responsible person. I think if you can do these three things, मेरी ओपिनियन में that will solve a lot of your issues. Okay. अभी यूथ पे ना रीडिंग हैबिट्स बहुत कम होती जा रही है. तो एक तो दो चीजें बताइए. एक तो रीडिंग यूथ को कितना इंपॉर्टेंट बनाता है, और आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे आप, तो कौन सी बुक होगी आपकी तरफ से? मैं कोई बुक्स नहीं सजेस्ट करना चाहूंगी, बिकॉज आई थिंक रीडिंग शुड नॉट बी अ बर्डन. Okay. Reading should be something that you enjoy. Okay. And just pick up whatever you find interesting. Okay. It does not matter. You're not reading to show off. Mm-hmm. Don't read to tell the world कि मैंने ये पढ़ा and I'm so intellectually I'm so this. Don't do that. Read because you can enjoy that book. Right. And it has to be very personal. Please don't make it about the world. Okay. Please don't tell the world कि मैंने ये किताब पढ़ी या ना, मैंने ये सीख लिया या वो सीख लिया. जिस दिन तक आप वो करोगे, reading will be a burden. Okay. Make it very personal. Make it about yourself, something you enjoy, and keep it to you. Okay. You know, मैं सब पढ़ती हूँ, and I don't care who thinks what, and I don't share my book lists, and I don't share what I read because I don't want to read for other people's analysis or other people's opinions. You know, this is something I do for myself. It's mine, and I don't care what anybody thinks. So then I don't need to tell anybody. इसलिए मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करती कि तुम ये पढ़ो. But I do love people who have these online blogs who make you explore new books. But that's like they tell you what they enjoyed reading. Okay. And go ahead if that's how you feel. But then don't put yourself in that pressure कि I must perform for someone and hence I must read this. Okay, thank you. मैम लास्ट एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि दुनिया में ज़िंदगी जो है ना सबके लिए डिफरेंट है. Yes. और जिस तरीके से आप देखते हैं वैसी ज़िंदगी आपकी बनती है. आपके हिसाब से what is life? Okay, that's a very tough question, but I think to me life is a journey in which you collect experiences, you collect people, you collect memories, and you collect wisdom. And it's about living, having a plan for the future, having something to look forward to constantly, but also enjoying your present. Okay, that's great. वंडरफुल. थैंक यू सो मच मैम. आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो एक पॉडकास्ट नहीं है बल्कि एक मास्टर क्लास है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सेशन से जो हमारे यूथ हैं, जो भी हमारे ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मैम की जो बातें हैं बहुत इंस्पायरिंग है, वो एक लेसन की तरह उसको लेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. तो थैंक यू सो मच टू बी हियर. और आज हमारी बातें सुनने के लिए. हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट नए गेस्ट के साथ. थैंक यू सो मच.